नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। समुच्चय का हमारा ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में टोटल हम 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। दूसरा हमारा क्या है, परिमित और अपरिमित समुच्चय जिसे हम बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तीसरा हमारा क्या है, समान समुच्चय जिसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। समझ में आ गया ना। इन तीनों चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर आधारित हमारा प्रश्नावली नंबर 1.2 दिया गया है। समझ में आ गया ना। तो प्रश्नावली को समझने के लिए हमें इन तीनों चीजों को समझना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रिक्त समुच्चय हमारा क्या होता है। आप सभी लोग हेडिंग डालिए रिक्त समुच्चय जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इंग्लिश मीडियम से जो है वो एम्प्टी सेट डालेंगे और जो हिंदी मीडियम से है वो रिक्त समुच्चय डालेंगे। ठीक है, अब साथ चाहे दोनों को भी एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम ये समझते हैं कि जो हमारा रिक्त समुच्चय है इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये इसका जो अर्थ है क्या निकल के आएगा रिक्त समुच्चय का। जैसे कि आपने जब एग्जाम दिए होंगे तो उसमें दिया रहता है कि खाली स्थान को भरिए। क्या दिया रहता है, खाली स्थान को भरिए या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला जाता है। ठीक ना। तो रिक्त मतलब जो होता है खाली होता है। रिक्त स्थान का मतलब हो जाता है खाली, जैसे कि लड़कियों का दिमाग ये बिल्कुल खाली होता है। ठीक ना, ये बिल्कुल रिक्त समुच्चय की तरह होता है, बिल्कुल खाली होता है। समझ में आ गया ना। चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी गई है 1, ठीक है, और साथ ही साथ दी गई है 2 है, 3 है, ठीक ना, 4 दिया गया है, फिर ऐसे करके एक बजे छोड़ के फिर सीधे 6 दे दिया गया है, 7 दे दिया गया है, 8, 9 और 10 यहाँ तक दिया गया। ठीक ना। हमें इसमें ये देखना कि क्या ये हमारा रिक्त समुच्चय है या रिक्त समुच्चय नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये समुच्चय है कि नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे समुच्चय है कि नहीं है। तो टोटल हमें 10 संख्या मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमें कितनी संख्या मिल रही है, 9 संख्या मिल रही है। तो हमने लिखा कितना है 10। इसमें से हमें एक को पूर्ति करना है। क्या करना है, एक को पूर्ति करना है। जो खाली हो, जो खाली हो वही हमारा रिक्त समुच्चय हो जाता है। ये हमारा क्या, रिक्त समुच्चय। समुच्चय तो है ही, 10 अंक हमारे दिए गए, 1 से 10 तक हमारी संख्या दी गई है। तो ये क्या हमारा एक संग्रह है, 10 संख्याओं का एक हमारा संग्रह है कि नहीं है। 10 संख्याओं का हमारा एक संग्रह, तो ये हमारा एक समुच्चय है। लेकिन यहाँ पर बीच में देखिए एक संख्या में भरनी है। क्या भरनी है, वो 5 है। 5 को जब हम भरेंगे तब हमारा ये अगर पूरा दिया रहता है, 1 से लेकर 10 तक पूरा दिया रहता है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय जो है वो नहीं होता है। रिक्त समुच्चय का मतलब हो जाता है जो खाली हो। खाली का मतलब यही होता है, जैसे कि हमारे पास दिया गया है 1 2 3 4, उसके बाद एक बिंदु गायब करके दिया है 6 7 8 9 10, एक इसमें गायब है, 5 नहीं इसमें। तो ये हमारा क्या है, 10 संख्याओं का एक रिक्त समुच्चय है। क्या है, 10 संख्याओं का एक रिक्त समुच्चय है। इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय जो खाली हो। जैसे कि हमने अभी आपको बोला लड़कियों का दिमाग। समझ में आ गई बात ना। चलिए और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, आप अपने कॉलेज में गए, वहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, आप क्लासरूम में गए, ठीक ना, वहाँ पर कोई छात्र नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक ना, दरवाजा बंद है, सिर्फ उसमें बेंच रखी गई है, ठीक ना, कुर्सियां हैं, बेंच है, ये सब रखी गई है, ठीक ना। तो क्या दरवाजा बंद है, तो ये जो हमारा कुर्सियों का संग्रह है ना, ये एक समुच्चय है। जो हमारी कुर्सियों का एक संग्रह बनता है, ये हमारा एक समुच्चय है। क्योंकि बाहर दरवाजा तो बंद, कोई अंदर आएगा नहीं, ना कोई बाहर जाएगा, ठीक ना। तो उसमें सिर्फ कोई छात्र नहीं, सिर्फ कुर्सियां रखी गई हैं, ठीक है। तो ये कुर्सियों का संग्रह है, तो ये हमारा एक समुच्चय है। लेकिन अब कुर्सियों का संबंध किससे होता है, छात्र से होता है, ठीक ना। बेंच का संबंध किससे होता है, छात्र से होता है, स्टूडेंट से होता है। अगर बेंच रहेंगी, स्टूडेंट नहीं आएंगे, तो बेंच का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कॉलेज में बेंच का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट आते हैं, बेंच पे बैठते हैं, तो बेंच का संबंध और स्टूडेंट का संबंध दोनों एक ही होता है, मतलब इनका संबंध आपस का होता है। समझ में आ गया ना। तो यह एक समुच्चय है, लेकिन कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। कैसे रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसका जो संबंध होता है वो छात्र से होता है, छात्र इसमें है नहीं। जब इसमें छात्र है नहीं तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। समझ में आ गया ना। समुच्चय तो है, लेकिन ये जब कुर्सियों का आप क्लासरूम में गए, ये जो संग्रह बनेगा वो कौन सा बनेगा, रिक्त समुच्चय का संग्रह बनेगा। समझ में आ गया ना। यही हमारा होता है रिक्त समुच्चय। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिया गया है, इससे ज्यादा जो वो कुछ भी नहीं दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है एक इक्वेशन है बी, ठीक है ना। बी बोल रहा है, इसको हम मझले ब्रैकेट में हमेशा करते हैं, रोस्टेड रूप में हम हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक ना। तो एक्स रेशियो एक्स, मान लीजिए एक्स रेशियो एक्स जो एक संख्या है, मान लीजिए क्या है, एक संख्या है, या एक संख्या में कक्षा 9, ठीक ना, ऐसे बोलते हैं 9, रोमन अंक में लिख रहा हूँ 9 और, ठीक ना,
10 एक विद्यार्थी है, मान लीजिए एक संख्या, एक जो संख्या हमारी दी गई है 9 और 10, कक्षा 9 और 10 में दिया गया है, तो एक विद्यार्थी जो है वो, या विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी, ठीक ना, पढ़ेगा, विद्यार्थी है ऐसा बोलते हैं, विद्यार्थी है ऐसा बोल दीजिए। मान लीजिए ये हमारा कहने का मतलब ये है कि एक संख्या हो या एक कॉलेज, ठीक ना, उसमें जो है 9 और 10 दो क्लास दिए गए, ठीक ना। अगर आप इंटर कॉलेज की बात करते हैं तो वहां पर आपको 1 से लेकर 12 तक क्लास दिया जाता है, तो 1 से लेकर 12 तक यानी टोटल 4 क्लास होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, क्योंकि मैं आपको रिक्त समुच्चय समझा रहा हूँ, ठीक ना, इसको समझाना ही मेरा धर्म है। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट दिया गया, ठीक है, एक स्टूडेंट है, दिया नहीं गया, एक स्टूडेंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक ही दिन में, वो एक ही समय में, क्या वो दो अलग अलग क्लासों में बैठ के पढ़ सकता है? अब आप ये बोलोगे सर ये कैसे होगा कि एक ही स्टूडेंट एक ही समय में दो अलग अलग क्लास में बैठ के पढ़ सकता है? ये नहीं पढ़ सकता। क्यों? अगर जब ये नहीं पढ़ सकता है तो यही हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। जो खाली हो वही हमारा रिक्त समुच्चय है। समझ में आ गई बात ना। तो ये हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय। कैसे है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कक्षा 9 कक्षा 10 दिया गया, तो विद्यार्थी हमारा क्या है, वो एक ही जगह बैठ के पढ़ सकता है, या तो कक्षा 9 में पढ़ेगा या तो कक्षा 10 में पढ़ेगा। एक तो खाली रहेगा, एक तो खाली रहेगा, जो खाली रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। जो खाली है वही हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। समझ में आ गई बात ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और दिया गया है, इक्वेशन ए दिया गया, ठीक ना। इसमें हमारे पास दिया गया एक्स रेशियो एक्स, ठीक ना, एक्स रेशियो एक्स में दिया गया है। तो एक विद्यार्थी है, ठीक ना, संख्या के रूप में लिखते हैं हम, संख्या। एक विद्यार्थी जो है वो कक्षा 10 में पढ़ रहा है। कितने? कक्षा 10 में पढ़ रहा है, ठीक ना। एक विद्यार्थी कौन सा है, एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ रहा है, ठीक ना। तो विद्यार्थी एक है तो कक्षा 10 में पढ़ रहा है, तो एक ही क्लास में पढ़ रहा है, मतलब हम उसको गिन सकते हैं, उस क्लासरूम में जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो सकता है, रिक्त समुच्चय हमारा ये नहीं है, सिर्फ ये हमारा समुच्चय है। समुच्चय में कई समुच्चय होते हैं, जैसे कि हम आपको बोले हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे थे समुच्चय को तो हम आपको बताए थे कि इसमें कई सारे समुच्चय हमें समझना है, टोटल 9 समुच्चय को हमें समझना है इसमें, है ना। तो उसी प्रकार से हमारा है, समुच्चय तो है लेकिन ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें कोई खाली नहीं है। पहले वाले में क्या था, दो था, एक 9 था, एक कक्षा 9 एक कक्षा 10 था, ठीक ना। तो इसमें एक तो खाली रहेगा, तो एक ही स्टूडेंट दो क्लास में एक ही समय नहीं पढ़ सकता, एक ही नहीं पढ़ेगा, तो एक खाली रहेगा। तो जो बी वाला हमारा है वो रिक्त समुच्चय खाली इसमें है, और जो ए वाला है उसमें एक ही क्लास में एक ही लड़का पढ़ रहा है, तो हम उसको गिन सकते हैं। तो एक लड़कों का संग्रह हो गया, क्या हो गया, एक लड़कों का संग्रह हो गया या समुच्चय हो गया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, ये खाली नहीं है। समझ में आ गया ना। यही हमारा होता है रिक्त समुच्चय। जो खाली हो वही हमारा रिक्त समुच्चय है, और जो खाली ना हो वो हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। समझ में आई बात की नहीं आई आपको? चलिए, समझ में आ गई। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे डेली आपको शाम 6 बजे वीडियो मिलते रहेगी और आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक ना। रिक्त समुच्चय जो आपका था वो कंफर्म हो गया है ना। देखिए मैं कहता हूँ, मैंने आपको 3 चीजें बोली हैं, एक तो परिमित अपरिमित, ठीक ना, एक रिक्त समुच्चय, एक समान समुच्चय। और देखिए आप जो समझ रहे हैं ना, जो मैं नाम बोल रहा हूँ, आप उसी नाम से देखकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाता है। समझ में आ गया ना, इसका मतलब क्या हो जाता है। क्योंकि देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप लोग क्या करना ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी धुआंधार करिए, बिल्कुल दिल खोल के करिए। क्योंकि देखिए आप किसी से लक्ष्य का पता मत पूछिएगा, पहाड़ जो होता है वहां से नदियां निकलती है, पहाड़ों से नदियां निकलती है। समझ में आ गया ना। जब नदियां चलती है ना, बहती है ना, तो वो किसी से समंदर का रास्ता नहीं पूछती, अपने आप ही जाके समुद्र में मिल जाती है। समझ में आई बात की नहीं आई आपको? चलिए, रिक्त समुच्चय जो हमारा वो खत्म हो गया, यही हमारा रिक्त समुच्चय था, ठीक ना। अब हम बात करते हैं परिमित और अपरिमित की। परिमित और अपरिमित, नाम से पढ़िए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। दूसरा हमारा है परिमित, हेडिंग आ रही है आप सभी लोग, परिमित और अपरिमित, ठीक ना, जिसे हम बोलते हैं फाइनाइट, FINIT, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक ना, INFINITE, इनफाइनाइट सेट्स, ठीक ना। ये हमारा यहाँ पे समुच्चय रहेगा, समुच्चय में ऐसे लिख दूं या नहीं लिखूं कोई दिक्कत नहीं है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, आप सभी लोग हेडिंग डाल दिए हैं। देखिए
फाइनाइट। सबसे पहले हम इसलिए समझाते हैं कि फाइनाइट हमारा होता है फाइनाइट। फाइनाइट जिसे बोलते हैं परमिट। परमिट परमिट का मतलब फाइनाइट या FINIT फाइनाइट। देखिए परमिट मतलब ये हो जाता है जिसको हम गिन सकते हैं। ऐसी संख्या होती है फाइनाइट जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, ऐसे करके दिए गए हमारे पास। ये संख्या हमारे पास दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक दिए गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अब इसको ऐसे गिन सकते हैं, ठीक है ना। जिसकी सीमा हो, ऐसे बोलिए कि जिसकी सीमा हो, मतलब जिसका कोई अंत हो, यूं बोल लीजिए कि जिसका कोई अंत हो उसको हम बोलते हैं परमित या बोलते हैं फाइनाइट। समझ में आई बात को ना। इसमें यही होता है जिसको हम गिन सकते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय दिया गया, ठीक ना, 6 अंकों का एक समुच्चय दिया गया है। कितने का? 6 अंकों का एक समुच्चय हमारा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, हम इसको गिन सकते हैं। गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? हम इसको गिन सकते हैं। जब हम इसको गिन सकते हैं तो यही हमारा होता है परिमित सेट, यानी कि फाइनाइट सेट। समझ में आई बात की नहीं आई? ये समझ में नहीं आई आप सभी लोगों को? चलिए फिर से आपको एक बार मैं समझा देता हूँ कि परमित का मतलब क्या हो जाता है। देखिए परमित का मतलब ये हो जाता है जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक ना, जिसको हम गिन सकते हैं, या हम ये बोले जिसका कोई अंत हो, वही हमारा होता है परमित। समझ में आई बात की नहीं आई आगे? चलिए जिनको समझ में आ गई है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। इससे आगे और कुछ दिया नहीं गया। परमित और अपरिमित का मतलब यही होता है, ठीक ना। अब आप ये बोलोगे सर जी परमित का मतलब जब ये होता है तो अपरिमित का मतलब क्या होता है? इसी का उल्टा कर दो भैया, इसी का उल्टा कर दो। जैसे ये हमारा परमित है, ठीक ना, परमित का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यही दिया गया है, जैसे हमने आपको बोला था कि मध्य ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, ये हमारा क्या है? परमित है, ठीक ना। या हम जिसे बोल देते हैं ABCDE, ये भी हमारा क्या है? एक परमित है, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं। या तो हम इंग्लिश में से लिखें या अंकों में लिखें, ठीक है, या ABCD में लिखे, अंकों में लिखे, छोटा बड़ा में लिखे, कोई भी किसी भी प्रकार से लिखे। जिसको हम गिन सकते हैं वही हमारा परमित होता है, और जिसको हम नहीं गिन सकते वो हमारा अपरिमित होता है। परमित अपरिमित यही अंतर होता है, ठीक है ना। अब चलिए हम बात करते हैं अपरिमित की, ठीक है, इतना तो हम आपको समझा देते हैं। अपरिमित, अपरिमित जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। समझ में आई बात ना? जिसका कोई अंत ही ना हो, जैसे कि लड़कियों का प्यार करने का तरीका, इसका कोई अंत नहीं है। समझ में आई ना? तो ये हमारी एक अपरिमित रूप हो गई है। समझ गए कि ना आपको? तो यही हमारा होता है। परिमित का मतलब होता है जिसका अंत हो, अपरिमित का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यही संख्या दी गई है, ठीक ना, मध्य ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट डॉट करके ऐसे हमारे पास दिया गया है, मतलब ये कहाँ तक दिया गया कोई पता नहीं है, ठीक ना। और एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी हम देखते हैं, जैसे कि रोस्टेड रूप में हम लिखते हैं तो हम उसको मध्य ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक ना। अगर हम समुच्चय निर्माण करते हैं, समुच्चय का निर्माण करते हैं, तब भी हम उसको मध्य ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक ना। ये तो सभी को पता है, मध्य ब्रैकेट में हम इसको हमेशा लिखते हैं। लेकिन जब बात आ जाए अपरिमित की, जब बात आ जाए अपरिमित की, और अपरिमित में हम कभी भी मध्य ब्रैकेट में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि देखिए इसका कोई अंत नहीं होता है, इसका कोई अंत नहीं होता। तो ये कहाँ तक गया है किसी को नहीं पता है, कहाँ तक गया है ये किसी को नहीं पता है। तो उसी प्रकार से हमारा 1 से शुरू है 3 तक गया, डॉट डॉट करके आगे तक कहाँ तक गया है इसका कोई पता नहीं है। ये हमारा क्या है? अपरिमित है, जिसका कोई अंत ना हो, जिसको हम गिन ना सके, वही हमारा क्या है? अपरिमित है। समझ में आई बात कि नहीं आई आपको? चलिए कुछ एग्जांपल दे देते हैं आपको समुच्चय से रिलेटेड, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो परिमित और अपरिमित में आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो एक सप्ताह में, एक सप्ताह में W का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। क्या बोल रहा है एग्जांपल के तौर पे, W यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W परिमित है, ये मान लीजिए, ठीक ना। एक सप्ताह में W का प्रयोग होता है, ठीक ना, W का प्रयोग होता है। तो जब W का प्रयोग होता है, ये तो कंफर्म है ना, जब होता है मतलब W तो एक सप्ताह में एक ही बार आएगा, है, सप्ताह में तो एक ही बार आएगा, तो हम इसको गिन सकते हैं।
गिन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए डब्ल्यू का मतलब होता है वेडनेसडे, वेडनेसडे का मतलब होता है बुधवार होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू वेडनेसडे सप्ताह में एक बार आता है, तो ये हमारा क्या परमित है, क्या हमारा है ये परमित है। समझ में आ गया कि नहीं आ गए, ये हमारा क्या है परमित है, हम इसको गिन सकते हैं। तो ये जो सप्ताह में एक बार आएगा हमारा डब्ल्यू, ये हमारा क्या परमित है। समझ में आई ना, तो ये हमारा क्या परमित है, सभी को पता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए जी किसी रेखा पर स्थित है, जैसे कि मान लीजिए जैसे बोल दीजिए जी किसी रेखा पर स्थित है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ऐसे करके देखिए, हाँ इसको मैं हटा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि जो है जो जी जो है वो किसी रेखा पर स्थित है, ठीक है ना, किसी रेखा पर स्थित है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये परिमित है कि अपरिमित है, बता सकते हैं कि परिमित है कि अपरिमित है, नहीं बता सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोला जी किसी रेखा पर स्थित है, ये नहीं पूछा कि एक रेखा पर स्थित है, दो रेखा, अंक कोई नहीं दिया है इसमें, जो है वो अंक कोई नहीं दिया कि एक रेखा पर स्थित है, दो तीन की चार, कोई किसी पर दिया ही नहीं है। ये बोल रहा है कि जी जो किसी रेखा पर स्थित है, जब किसी रेखा पर स्थित है इसका कोई अंत नहीं है कि ये कौन सी रेखा पर स्थित होगा और कहां तक स्थित होगा, ये कुछ नहीं दिया है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये अपरिमित हो, ये हमारा क्या है अपरिमित हो गया, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक ना। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, और जिसका अंत हो, जैसे कि मान लीजिए यदि डब्ल्यू जो है, यदि क्या बोला है डब्ल्यू जो है सप्ताह के दिनों का एक समुच्चय है, तो डब्ल्यू परिमित है। जब डब्ल्यू है सप्ताह के दिनों का एक समुच्चय, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सप्ताह में या सब एक सप्ताह डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, एक सप्ताह में डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। वेडनेसडे आता है तो ये एक सेट है, क्या है एक सेट है, किसका एक का सेट है, ठीक ना, इसका प्रयोग किया जाता है। हफ्ता में ये एक बार आता है, या सप्ताह में एक बार आता है, या वीक में एक बार आता है, जो भी बोले, हफ्ता बोले या सप्ताह बोले, ठीक ना, या हम वीक बोले, तो सब एक ही है, मतलब डब्ल्यू का प्रयोग होता है। जब जहां पर डब्ल्यू का प्रयोग होता है वह परमित है, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, एक ही बार होता है, ये हमारा परमित है। और यहाँ पे देखिए जी किसी रेखा पर स्थित है, तो ये अपरिमित है, मतलब किस रेखा पर स्थित है ये नहीं पता है, मतलब किसी रेखा पर स्थित है लेकिन किस रेखा पर स्थित है ये नहीं पता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है अपरिमित हो जाता है। परिमित और अपरिमित में यही अंतर हो जाता है। समझे कि नहीं बात को, समझे आप लोग। चलिए जिनको समझ में आ गया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं आप जो तैयारी कर रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम की है, ये यही से लेवल शुरू होता है, यही से जो लेवल शुरू होता है। जैसे कि मैं बोल दूं, आप अपने मन को एकाग्र करके ध्यान से अगर समझेंगे ना तो सब कुछ समझ ले जाएंगे, ठीक ना। आपका जो मूल्य है वो तब होगा, ध्यान दीजिएगा, दीपक सोने का हो या फिर मिट्टी का हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है उसके लौ का, ठीक ना, जो दीपक जलता है उसका फर्क पड़ता है लोगों को। समझ में आया कि नहीं आया बात को। चलिए जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। चलिए ये तो हमारा तीन खत्म, दो खत्म हो गया, परिमित अपरिमित खत्म हो गया है, रिक्त समुच्चय खत्म हो गया। अब हमारा क्या बता है समान समुच्चय, क्या बचा है समान समुच्चय। अब समान समुच्चय है, आप इसको नाम से भी समझ सकते हैं, इक्वल सेट। क्या हमारा है ये इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब आप सभी लोगों को पता है क्या होता है समान। तीसरा समान समुच्चय, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इक्वल सेट, ई क्यू यू ए एन, इक्वल सेट, इक्वल सेट समान समुच्चय। जैसे कि मान लीजिए हम आपको ये बोले कि एक लड़की का दिमाग दूसरे लड़की के दिमाग से मिलता है, देखिए एक इक्वल है, समान है, ये बात सही है। लड़कियों का दिमाग एक ही होता है, कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन लास्ट में आती अपने रंग पर ही आती है, ठीक ना। तो ये जो है एक प्रकार से समान समुच्चय है, एक ही झुंड की लड़कियां होती है। लड़कियों का कई संग्रह है, मान लीजिए लड़कियों का समुच्चय जो है वो समान होता है, लड़कियों का समुच्चय जो है समान होता है, लड़कियों का समुच्चय समान होता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जानते हैं कैसे, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कियों का जो समुच्चय है वो समान है। कैसे समान है कि वो उनके पास दिमाग नहीं होता है,
किसी भी चीज को समझने के लिए उनके पास क्षमता नहीं होती है कि नहीं है? जितने लोग सहमत है इस बात से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखिए लड़कियों का दिमाग इस रूप में इक्वल है, क्योंकि जो एक लड़की सोचती है वही दूसरी लड़की सोचती है? अगर एक ने किसी को धोखा दे दिया, दूसरे ने भी वही काम किया है। मतलब सभी लोग समान है, इक्वल है, किसी को कोई मेहनत नहीं करनी, जो करना वो लड़कों को करना है कि नहीं है? चलिए, ये तो हो गया हमारा समान इक्वल। जैसे कि मान लीजिए और भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सिर्फ लड़कियों का ही नहीं दूंगा, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे कि मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि हमारे पास दिया गया है ए एक अवयव, ठीक ना, ए इक्वल 1 2 3 4, ठीक ना, 1 2 3 4 ये दिया गया है, और यहीं पर बोल दे कि हमारा बी भी दिया गया है, ठीक ना। तो बी 1 2 3 और 4, ये हमारा क्या है, ए और बी बराबर है। क्या है, ए और बी दोनों हमारा क्या है, इक्वल है। ए बी क्या हमारा दोनों है, बराबर है, या हम ए इक्वल बी बोले तो ए बी जो हमारा है वो क्या है, बिल्कुल बराबर है, ठीक ना। इक्वल मतलब समान, जिसमें अगर ए में जो संख्या है वही संख्या बी में भी है, ठीक ना। ऐसे भी हम देख सकते हैं जितनी संख्या हमारी ए में है उतनी संख्या हमारी बी में है। अगर हम इसको यहाँ से हटा करके अगर हम ये लिख दें 3 4 5 6, चार संख्या इसमें भी है, 1 2 3 4 और 3 4 5 6 इसमें भी है, मतलब समान है, इनकी संख्याओं का योग भी बराबर है कि नहीं है? तो मतलब ये इक्वल है, जो बराबर हो आपस में, एक दूसरे के समान हो, बराबर हो, वही हमारा इक्वल सेट कराता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए मान लीजिए ए 6 से कम अभाज्य संख्याओं तथा पी 30 से अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय है। एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, उसको देख रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। अगर जो हमारा ए दिया गया है, समुच्चय इसमें कैसे समझ में आएगा, जैसे हमारा ये समुच्चय है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए एक समुच्चय दिया गया, कौन सा है, ए जो है वो एक समुच्चय दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ बोला है 6 से, क्या बोला है, 6 से कम अभाज्य संख्याओं, 6 से कम अभाज्य संख्याओं पी जो है वो 30 है। क्या है, पी क्या बोल रहा है, पी 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय, पी 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय है। क्या है, समुच्चय। जैसे मान लीजिए 6 जो है वो ये जो है वो 6 के कम अभाज्य संख्या के पी 30 के अभाज्य गुणनखंड है, तो मतलब इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। 6 से कम, यहाँ बोले 6 या 1 हमने लिख दिया है, यहाँ 6 से कम है, ठीक ना, किससे है, 6 से कम अभाज्य संख्या होगा, पी 30 के अभाज्य 6 से कम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि हमारे पास दिया गया है 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5, ये हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या हमारे ये अभाज्य गुणनखंड है। जब हमारे ये अभाज्य गुणनखंड है तो 6 से कम है, 6 से कम है तो 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय है, कितना है, 2 3 5, 2 3 5, यही हमारा है। समझ में आ गया ना, ये समान है, इसी प्रकार से देखा जाता है, क्या है, ये समान है, ठीक ना। और 30 के अभाज्य गुणनखंड है 6 से कम। समझ में आई कि नहीं आई? तो आप कुल मिला जुला कर बात ये को समझिएगा, बात यही समझिएगा कि जो संख्या आपस में बराबर होती है वही हमारा समान होता है, ठीक ना, बराबर और समान होता है। समझ में आई बात की नहीं आई है? चलिए, समान इक्वल तो आप समझ ही सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ठीक ना। देखिए, आपको मेहनत करिए, मैं तो कहता हूँ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए, मेहनत करिए, क्योंकि आपका यहीं से शुरू होता है उच्च लेवल तक, ठीक है। असंभव को संभव सिर्फ आपकी सोच ही बना सकती है, कोई और नहीं बना सकता है। जो आप सोचेंगे वैसा हो जाएंगे, जैसा करेंगे वैसा बन जाएंगे। समझ में आई कि नहीं बात आपको? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको तीनों समुच्चय को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में पर्सनालिटी नंबर 1.2 के साथ। चलिए मिलते थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।